stiffness. So stiffness is defined as the resistance of a material to elastic deformation. It is also known as Young's modulus of elasticity. अब किसको बोलेंगे स्टीफनेस? स्टीफनेस आमतौर पर अगर आपको देखना है स्प्रिंग के अंदर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो स्प्रिंग में जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपने फोर्स हटा दिया, फोर्स को रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, दैट स्प्रिंग विल रिगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेजिस्टिव फोर्स है, इंटरनल जो फोर्स है उसके रेजिस्टेंस की, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को अवॉइड कर रही है, इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसको बोलेंगे, इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे, जब हम फोर्स लगाते हैं तब तो बॉडी का शेप, साइज और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को रिमूव कर दिया तो बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप, साइज और स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। तो स्टिफनेस किसको बोलेंगे हम लोग, ऐसी रेजिस्टिव फोर्स या ऐसी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को होने से रोकती है, ठीक है। ऐसी रेजिस्टिव फोर्स या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को होने से रोकती है किसी भी बॉडी के ऊपर, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टीफनेस। तो आमतौर पे ये जो फैक्टर है स्टीफनेस का, ये कंसिडर होता है स्प्रिंग्स के अंदर। किसमें कंसिडर होता है, स्प्रिंग्स में होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्टीफनेस, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, ये स्प्रिंग है आपका और ये भी एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए ये ओरिजिनल शेप है आपका, राइट साइड में जो है वो ओरिजिनल शेप है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है। इस स्प्रिंग को हम लोग नीचे से प्रेस कर रहे हैं, नीचे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसको कॉम्प्रेस करने की, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक हैंड तो फिक्स है इसका, तो एक हैंड पे ऑब्वियसली जो है फोर्स जो है, जो जैसी फोर्स हम इधर अप्लाई करेंगे उसका रिएक्शन भी सेम इधर वैसे ही होगा। तो अगर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इधर से भी कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट होगी। और इसको कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करके मान लीजिए हमने इसको इतना कॉम्प्रेस कर दिया है, दबा दिया है, उसको पुश कर दिया है। सो व्हेन व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल रिलीज दिस फोर्स, इस फोर्स को, फोर्स एफ है ना यहाँ पर, तो फोर्स एफ को मान लीजिए हटा लेते हैं हम, तो क्या होगा, रिएक्शन कैसा आएगा, फोर्स एफ जब अप्लाई किया था हमने तो वो क्या हुआ, कॉम्प्रेस हुआ, कॉम्प्रेस होकर इतना हो गया। तो जब फोर्स एफ निकाल देंगे वहाँ से तो क्या होगा, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, मतलब ये वाली शेप में आ जाएगी वापस, ठीक है। इसी का एक रिवर्स एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपकी ओरिजिनल जो स्प्रिंग है वो इस शेप की है, इस साइज की है या इस स्ट्रक्चर की है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सी फोर्स, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं मान लीजिए। तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो साइज है, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो इतना हो जाएगा, चेंज होके इतना लेंथ का हो जाएगा। और जब भी हम ये फोर्स एफ रिमूव करेंगे तो क्या होगा, अगेन ये जो स्प्रिंग है अपने ओरिजिनल शेप, साइज और स्ट्रक्चर में आ गई, यानी कि इस स्ट्रक्चर में आ जाएगी। अब ये जो प्रॉपर्टी है, व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स it is changing its shape, size and structure. When we are removing the force, it is again regaining its original shape, size and structure. This property of the material is called as elasticity, and the force which is resisting this property of elasticity is called as stiffness. जो फोर्स इलास्टिसिटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको भी रोकती है, जो इंटरनल फोर्स होती है किसी भी बॉडी की, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिफनेस बोलेंगे। आ गया समझ में? यस सर। हाँ। अब यहाँ पे जो है ना, स्टीफनेस को भी स्टीफनेस को ही क्या है, और एक दूसरा नाम है यंग्स मॉडुलस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं स्टीफनेस को ही, यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस क्या कहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये आपका यंग्स मॉडुलस। स्टिफनेस एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टिफनेस और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अभी देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम लोग, इसके इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने वाली फोर्स को हम लोग स्टिफनेस बोल रहे थे, लेकिन स्टिफनेस और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। अगर उसमें स्टिफनेस रहेगा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर किसी बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टिफनेस नहीं रहेगा। तो दोनों स्टिफनेस और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों कैसे है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे मेटल स्प्रिंग का एग्जांपल दिया हुआ था जो हम लोगों ने अभी डायग्राम के अंदर देख लिया था। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। सो व्हाट इज हार्डनेस? द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द पेनिट्रेशन, एब्रेशन एंड वियर। किसको बोल रहे हैं हार्डनेस? किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर जब कोई भी फोर्स एक्ट होती है तो उसको रेजिस्ट करने वाली जो फोर्स होती है, उसको रिएक्ट करने वाली जो फोर्स होती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हार्डनेस बोलेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है किस टाइप के फोर्सेस के ऊपर रिएक्ट करेगा? वो पेनिट्रेशन हो, अगर उसके ऊपर किसी टाइप का पेनिट्रेशन हो रहा है, एब्रेजन हो रहा है, या फिर वियरिंग हो रही है मटेरियल की, तो ये सारे कंडीशंस में आपकी हार्डनेस एक्ट करेगी या फिर एक फोर्स उसको रेजिस्ट करेगी। उस रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग हार्डनेस कहेंगे। इन शॉर्ट, किसी भी मटेरियल के सरफेस के ऊपर अगर कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसके मटेरियल से पार्टिकल्स को रिमूव नहीं होने देने वाली फोर्स, ऐसी फोर्स जो अपने सरफेस से पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को रिमूव नहीं होने देती है, उस फोर्स को हम लोग हार्डनेस बोल सकते हैं। वो इंटरनल फोर्स हो सकती है, इंटरनल फोर्स होती है। कैसी होती है वो? इंटरनल फोर्स होती है। उसके अंदर बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ, दैट मीन्स उसके अंदर उतनी ज़्यादा हार्डनेस है। और जितनी ज़्यादा हार्डनेस रहेगी इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड टर्म्स हैं। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हार्डनेस भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो हार्डनेस भी कम होगी। तो दोनों का जो है रिलेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग ऑब्जेक्ट सच एज नाइव्स। A knife can be made of stainless steel or carbon steel. Carbon steel has high hardness value, therefore knives are made from carbon steel last longer. इसका मतलब क्या है कि जो नाइफ्स होते हैं, जो आपके घर में जो छुरी यूज़ करते हैं ना आप लोग, चाकू, ठीक है, तो वो हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है। अभी हार्ड मटेरियल से क्यों बनी हुई होती है? तो इसको समझाने के लिए मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था टूल का, कि आपको जो भी मटेरियल रिमूव करना है, मटेरियल रिमूव करने के लिए या फिर मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो टूल यूज़ करने वाले हैं आप, उस टूल की जो हार्डनेस है वो मटेरियल की हार्डनेस से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो टूल अच्छे से काम कर पाएगा या मटेरियल को रिमूव कर पाएगा और रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर पाएगा। अदरवाइज जो है वो टूल ही टूट जाएगा। वरना फिर अगर बहुत कम हार्डनेस रहेगी तो वो बेंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर हार्डनेस है टूल के अंदर तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसके अंदर ब्रिटलनेस आ जाएगी। सो दोनों सिनेरियोज में क्या हो रहा है, आपका टूल फेल हो रहा है। तो टूल को अगर सक्सेसफुल आपको बनाना है या अच्छे से काम वो करेगी अगर आप चाहते हो टूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टूल ऐसे मटेरियल से बनाना पड़ेगा या टूल की जो प्रॉपर्टी है या हार्डनेस है उसको इस लेवल पे रखना पड़ेगा कि जो मटेरियल की हार्डनेस है उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे। टूल की हार्डनेस, द हार्डनेस ऑफ द टूल मस्ट बी हायर दैन दैट ऑफ हार्डनेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच मटेरियल हैज़ टू बी रिमूव्ड। जिस मटेरियल से हमको क्या करना है, मटेरियल को रिमूव करना है, उस मटेरियल की हार्डनेस से टूल की हार्डनेस का होना ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्यों ज़्यादा होना ज़रूरी है? अगर कम रहेगी मटेरियल की हार्डनेस से टूल की हार्डनेस तो क्या होगा? वर्कपीस के मटेरियल की हार्डनेस से टूल की अगर हार्डनेस कम रहेगी तो आपका जो टूल है वो बेंड हो जाएगा। अगर मटेरियल के हार्डनेस से टूल की हार्डनेस अगर ज़्यादा होती है तो क्या होगा? अगेन लार्जर हार्डनेस विल रिप्रेजेंट द ब्रिटलनेस। अगेन अगर ज़्यादा ब्रिटल अगर आपका मटेरियल हो जाता है टूल का तो टूल विल गेट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। वी विल नॉट अलाउ ईदर बेंडिंग ऑफ द टूल, ब्रेकिंग ऑफ द टूल। तो दोनों आपको चीज़ें नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी टूल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी टूल आपको नहीं चाहिए। कैसा टूल चाहिए आपको? टूल की प्रॉपर्टी किस तरीके से होनी चाहिए? द हार्डनेस ऑफ द टूल मस्ट हैव टू बी ग्रेटर दैन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वर्क पीस, ठीक है। उनसे जो है आपकी जो है टूल की हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which represents the strength of the material to resist penetration, abrasion and wear। इसका मतलब क्या है? आप जो मटेरियल रिमूव करने वाले हो मटेरियल के ऊपर से, तो वो रिमूव होने के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इसका मतलब क्या है? हार्डनेस कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। वेरी गुड, हार्डनेस उसकी ज़्यादा है, तभी आपको क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम उसके लिए देना पड़ेगा।
और अगर मान लीजिए आपका जो मटेरियल है वो आसानी से उसके ऊपर से मटेरियल रिमूव हो रहा है और हमको कम समय में ही अच्छा खासा मटेरियल रिमूव हो जा रहा है, उस वो मटेरियल की हार्डनेस कैसी रहेगी, कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी? कम रहेगी। वेरी गुड, कम रहेगी। कम रहेगी। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, कॉपर की रॉड, कॉपर कैसा मटेरियल, कॉपर की हार्डनेस कम है या ज़्यादा है? कम है। कम है। कम है। कम। वही अगर स्टील की रॉड अगर हम लेंगे, स्टील की अगर रॉड लेंगे तो स्टील की हार्डनेस कैसी है? ज़्यादा है। वेरी गुड, ज़्यादा है। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है टफनेस। सो व्हाट इज टफनेस? टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब सडन एक्सटर्नल प्रेशर दैट एक्सर्ट्स फोर्स। तो टफनेस किसको बोलेंगे? जो सडनली अप्लाई होने वाली फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकती है फोर्स। अभी स्ट्रेंथ किसको बोला हमने, हार्डनेस किसको बोला हमने? जो फोर्सेस ग्रेजुअली अप्लाई की जाती है। अब ग्रेजुअली और सडनली में क्या डिफरेंस है? ग्रेजुअली माने धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग अमाउंट ऑफ द फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर हम धीरे 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 करके बढ़ा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स। ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स, वेरी गुड। और अगर हम मान लीजिए कि सडनली उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हैमरिंग कर रहे हैं, तो मटेरियल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा हाँ वो रहेगा इम्पैक्ट फोर्स, वेरी गुड। तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ वो किसको रेजिस्ट करते हैं? ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। जबकि टफनेस किसको रेजिस्ट करता है? टफनेस सडनली अप्लाई की जाने वाली फोर्स को रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हैमरिंग, ठीक है, अचानक से पड़ने वाली जो फोर्स होती है उसको रेजिस्ट करने की अगर एबिलिटी आपके मटेरियल के अंदर है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि वो मटेरियल कैसा है? टफ मटेरियल है। ओके, so the toughness is the ability of a material to absorb sudden external pressure that exerts force. It is measured as energy absorbed per unit volume of the material. In other terms, toughness is the amount of energy absorbed by a material before it develops a fracture. A fracture is a crack in the material. ठीक है? When pressure is applied on a material, both elastic and plastic deformation takes place. Therefore, toughness can also be defined as the sum of elastic and plastic energy. Toughness is also the ability of a material to resist propagation of cracks in the material. Material with high roughness offers high resistance to propagation of cracks when force is applied. इसका मतलब क्या है? सिंपल है। अगर हम किसी भी मटेरियल के ऊपर सडनली कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं और सडनली फोर्स अप्लाई करने के बावजूद ना ही मटेरियल में किसी किस्म का कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है, ना ही वो मटेरियल क्रैक हो रहा है, ना ही वो जो है मटेरियल ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उस मटेरियल की जो टफनेस है वो अच्छी है, वो हाई है। ठीक है? और अगर फॉर एग्जांपल आपका जो मटेरियल है उसके ऊपर अगर हम सडनली कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैमरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल है उसके अंदर क्रैक आ रहा है, या वो दो हिस्सों में टूट जा रहा है, या मल्टीपल हिस्सों में टूट रहा है, या जो है उसके अंदर फ्रैक्चर आ रहा है, क्रैक आ रहा है किसी किस्म का, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस मटेरियल के अंदर टफनेस कम है, पुअर है। यस सर। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको टफनेस का। मान लीजिए कॉपर की एक शीट है हमारे पास, कॉपर की क्या है? एक शीट है। उस कॉपर की शीट के ऊपर अगर हम 10 किलो न्यूटन का एक हैमर अप्लाई करते हैं, हैमरिंग करते हैं 10 किलो न्यूटन के एक ही मरतबा सडनली हैमरिंग करेंगे, तो वो टूटेगा क्या? कॉपर की शीट टूट जाएगी क्या दो हिस्सों में? आपका जो कॉपर होता है वो सॉफ्ट और डक्टाइल है। सॉफ्ट और डक्टाइल। हाँ, अगर उसके ऊपर हम सडनली अप्लाई करते हैं फोर्स, 10 किलो न्यूटन का भी अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा और लेंथ इंक्रीज होगी। बट इस केस में जो है ना ही उसमें कोई किसी किस्म का क्रैक आएगा, ना ही वो ब्रेक होगा कहीं से। ठीक है? बट वही अगर हम सिरेमिक की जो टाइल्स होती हैं उसके ऊपर अगर हम 10 किलो न्यूटन का फोर्स, सडन फोर्स या इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा उस टाइल्स का? वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर टफनेस कम है। टाइल्स के अंदर टफनेस नहीं है और कॉपर के अंदर टफनेस ज़्यादा है। देन उसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो हम लोग बहुत मरतबा देख चुके हैं, फिर भी मैं एक मरतबा बोल देता हूँ। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप after the applied load is removed is called as elasticity. Then ductility, ये भी देख चुके हैं हम लोग पहले, फिर भी एक मरतबा डिक्टेट कर देता हूँ मैं। Ductility is the ability of a material to resist a high amount of plastic deformation before breaking under tension.
A property by which material can be drawn into fine wires, thin wires, is known as ductility. Example, copper and silver. Ductility is denoted by the percentage elongation, which is defined as the maximum elongation or the maximum. The formula to express ductility is given below. Percentage elongation is equals to change in the length of a material divided by initial length multiplied by 100. Then malleability. Malleability is the ability of a material to exhibit deformation when compressive force is applied. A property by which material can be beaten into thin sheets is known as malleability. Example, plastic and gold. तो मैंने आपको सिल्वर पेपर और गोल्ड पेपर का एग्जांपल दिया था, जो मिठाई के ऊपर या पान के ऊपर रैप करके दिया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का भी एग्जांपल दिया था। वो मेलाबिलिटी के प्रॉपर्टी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है ब्रिटलनेस। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, फिर भी एक मरतबा मैं रिवाइज कर देता हूँ। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट शोज लिटिल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। ऑल्सो इट इज़ यूजुअली सेड एज द अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलाबिलिटी। ये क्या है? डक्टिलिटी और मेलाबिलिटी का अपोजिट फोर्स होता है। और जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम सडनली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, और सडनली फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो रहा है, छोटे छोटे पीसेस में जो है ब्रेक हो रहा है, तो इस एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे ब्रिटलनेस। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है आपका फटीग। नाउ व्हाट इज फटीग? Fatigue is defined as the behavior of a material when exposed to fluctuating or periodic loads. Fatigue strength is the property of a material to withstand continuously varying and alternating loads. The level at which the fracture occurs when the fluctuating load is applied to is lower than the level at which failure occurs when static load is applied. The level at which fracture takes place is referred to as fatigue failure. In short, fatigue failure किसको बोल रहे हैं? Fatigue failure माने किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई भी एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई की जाती है, पीरियोडिक लोड अप्लाई किया जाता है, जिस उसकी वजह से, उस पीरियोडिक लोड की वजह से अगर वो बॉडी के अंदर जो है कोई चेंजेस आते हैं, बेंड होता है, ख़राब होता है, टूट जाता है, तो ये जो फेलियर्स होते हैं, इस फेलियर को कहा जाता है फटीग। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक ड्रॉप वाटर का अगर टपकता रहेगा, नीचे स्टोन है, ठीक है, स्टोन के ऊपर 10 फीट हाइट से एक एक ड्रॉप वाटर अगर टपकता रहेगा, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? व्हाट विल हैपन टू दैट स्टोन विच इज लाइंग बिलो द वाटर ड्रॉपलेट्स? एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर क्या हो रहा है? 10 फीट ऊपर से पानी के एक एक खतरा गिर रहा है, एक एक थेंब जे आहे ते गडत आहे दगडावर. तर 10 वर्षानंतर काय होणार? त्या खालच्या दगडाला काय होणार? यस, टूट जाएगा, छेद जाएगा उसके अंदर। टूटेगा नहीं, उसके अंदर छेद होगा, स्मॉल होल होगा उसमें, ठीक है। क्या होगा? एक छोटा सा होल होगा। जहाँ जहाँ पे भी पानी उसके ऊपर टपक रहा था, गिर रहा था, वहाँ पे क्या होगा? होल होने लगे। ओके, अब ये जो है पानी के एक ड्रॉप के अंदर इतनी ताकत है कि वो पत्थर को तोड़ सकता है या पत्थर का शेप चेंज कर सकता है। एक पानी के ड्रॉपलेट में इतनी ताकत होती है, इतनी फोर्स होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है? नो सर, नहीं होती। अभी उसको पावर कहाँ से आया? उसको पावर आया है टाइम से। टाइम से कैसे पावर आया है? वो कई साल तक, 10 साल तक अगर एक एक ड्रॉप जो है एक ही सेम प्लेस पे अगर पत्थर पे गिरता रहेगा तो क्या होगा? आफ्टर सर्टेन ईयर्स उसका इफेक्ट आपके स्टोन के ऊपर नज़र आना चालू हो जाएगा। जिस एरिया के ऊपर या फिर जिस सरफेस के ऊपर वो पानी टपक रहा था, उस एरिया से जो पार्टिकल्स है, जो स्टोन के पार्टिकल्स है, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे आपको बिल्कुल जो है गड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो जितने भी वाटरफॉल्स वगैरह नज़र आते हैं ना आपको, वाटरफॉल्स, तो वाटरफॉल्स में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे पानी गिरता है ज़्यादा फोर्स के साथ, तो वहाँ पे गड़ा बना हुआ होता है लंबा चौड़ा। और इनकेस अगर वहाँ पे कोई नेचुरली कोई चट्टान वगैरह थी होगी, कोई बड़ा स्टोन था होगा वहाँ पे, वो भी जो है अपनी जगह से हटा दिया जाता है, राइट। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज फटीग। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? फटीग बोलते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ फटीग का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ये जो है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है आपको, ऐसे स्टोन्स कहाँ देखने को मिलते हैं? सो आमतौर पे जो है आपको इस टाइप के जो स्टोन्स होते हैं, जो स्फेरिकल शेप के होते हैं या फिर राउंडेड शेप के होते हैं, ये आमतौर पे आपको या तो रिवर बैंक में नज़र आएंगे या फिर सी शोर पे नज़र आएंगे। ठीक है, ये सी बैंक में। रिवर बैंक किसको बोलेंगे? नदी के जो आसपास का एरिया होते हैं, एरिया जो होता है उसको रिवर बैंक बोलते हैं। सी शोर किसको बोलेंगे? समंदर का जो बीचेस वगैरह भी जो बोला ना किसी ने, बीच, तो बीचेस वगैरह जो होते हैं ना उसको सी शोर बोलते हैं हम लोग। तो सी शोर्स पे और रिवर बैंक्स में जो है आमतौर पे आपको इस तरीके के राउंडेड शेप के स्टोन्स नज़र आते हैं। अब ये राउंडेड शेप के कैसे हो गए? क्योंकि ये क्या हुआ, कंटिन्यूसली वाटर के साथ फ्लोट होते रहे, वाटर के साथ जो है आगे ट्रैवल करते रहे, और ट्रैवल करते 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 जो है, तो कंटिन्यूसली जब वो वाटर के साथ फ्लोट करते रहेंगे या वाटर के साथ जो है फ्लो होते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो उस समय क्या होता है, वो नीचे सरफेस के साथ टकराते हैं। जो बैंक होता है ना उसके साथ टकरा, तो क्या होता है, वो नीचे उसका जो सरफेस होता है, जो रिवर का जो बैंक होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है, उससे टकराते हैं। और टकराते टकराते क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होते जाता है, राउंड शेप का होता जाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपके राउंड शेप के मिल गए। तो ये भी एक फटीग का एग्जाम्पल है। बट मैं जो एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा था वो एग्जाम्पल इस टाइप का नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये स्टोन है, इस स्टोन के ऊपर देखो, ये जो है ना, ये छोटे छोटे सर्कल्स बन गए ना ये। अब ये छोटे छोटे सर्कल्स कैसे बने, किस वजह से बने? ये ऊपर से ना एक एक ड्रॉप वाटर का टपक रहा है, जिसकी वजह से जितना एरिया में वो इसका इफेक्ट हो रहा है ड्रॉप का, जो ऊपर से नीचे टपक रहा है, उस वजह से जो है यहाँ पे ये इस तरीके के सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक ड्रॉप में जो है क्या ताकत रहेगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर वो सेम फोर्स अगर अप्लाई करते रहेंगे लोग, तो इसको क्या, किस नाम से बोला था हमने? पीरियोडिक। क्या बोला हमने इसको? पीरियोडिक। देखो, पीरियोडिक लोड्स और फ्लक्चुएटिंग लोड। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो है हमारा क्रीप। व्हाट इज क्रीप? Creep is the permanent plastic deformation of a material when subjected to constant stress or prolonged loading, usually at high temperatures. Creep leads to a fracture in a material at static stresses. Creep is nothing but a deformation that occurs over a period of time when a material is subjected to constant stress at constant temperature. किसको बोल रहे हैं हम लोग? परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब होना चाहिए? वो भी परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब उस मटेरियल का या उस ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है उस पर परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आता है, बल्कि मटेरियल टूट भी जाता है, फ्रैक्चर भी हो जाता है, मटेरियल टूट जाता है, क्रैक आ जाएगा, उसमें ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रीप बोलेंगे। अब यहाँ पे एक क्रीप कर्व दिया हुआ है, देखो क्रीप कर्व एक ग्राफ की मदद से समझाया गया है। इस कर्व को वर्टिकल एक्सिस क्रीप को रिप्रेजेंट कर रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे एक कर्व बनाया गया है। क्रीप एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज लो टेम्परेचर क्रीप। सम मटेरियल्स इन विच लो टेम्परेचर क्रीप में ऑकर आर load pipes, roofing and glass. The occurrence of creep at a high temperature is known as a high temperature creep. In metals, creep usually occurs only at elevated temperatures or high temperatures. Creep at room temperature is more common in plastic materials and is called cold flow or deformation under load. Creep curve that obtained in creep test usually is presented as a plot of creep versus time. This is stress and temperature constant. Slope of the curve is creep rate and end point of the curve is time for rupture. The creep of a material can be divided into 3 stages. Stage 1 or first stage or primary creep starts at a high or rapid rate and slow with time.
Second stage or secondary, creep has a relatively uniform rate. Third stage or tertiary, creep has an accelerating creep rate and terminates by failure of material at time of rupture. Plasticity is the property of a material which retains the deformation procedure under load permanently. Example, gold, silver, etc. This property of a material is important for forging and ornamental work. Material deformation can be permanent or temporary. Permanent deformation is irreversible, that is, stays even after removal of the rapid forces. This property is the opposite of strength. By careful alloying element of metals, the combination of plasticity and strength is used to manufacture the large structural members. Then, the last topic of this chapter is hardness testing procedure. हमको क्या करना है, अभी मटेरियल की हार्डनेस चेक करनी है. तो क्या प्रोसीजर है उसके लिए? दो प्रोसीजर है. एक तो ब्रेनाइल हार्डनेस नंबर है, ब्रेनाइल का एक हार्डनेस नंबर है, दूसरा है रॉकवेल का. सो हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन और indentation or scratches by a hard material. Hardness is qualitative measure in determination of strength of material. Hardness tests in most cases are rapid and repeatable, and in many instances non-destructive. Therefore, hardness test represents an important means of quality control. Various methods are available for hardness measurement, but most popular one are Brenner and Rockwell hardness tests for metals and alloys. तो Brenner और Rockwell के बारे में ही हमको देखना है यहाँ पर.